साथ हमने और भी सिविलाइजेशन स्टडी की। तो लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि इसके बाद जो है वो आर्यन्स आते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये तकरीबन जो है वो 1600 बीसी में, ठीक है, 1600 बीसी में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एंड हो गई थी, ठीक है। इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड, मतलब 1600 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो उसके बाद क्या आए थे, यहाँ पे आर्यन्स आए थे और वो यहाँ पर आकर फिर बस गए। कहते हैं कि ये 1500 बीसी में सेंट्रल एशिया से यहाँ आए थे, ठीक है। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें आ जाता है आपके पास काज़ाख्स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, 5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो ये जो आर्यन्स है ना, ये 1500 बीसी में ये कहाँ से आए थे, ये यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से, यहाँ पे मतलब जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये यहाँ पर आके बसे। अच्छा, अब ना कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो आर्यन्स थे ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाके थे, मतलब वॉरियर्स टाइप थे, और इनके पास जो थे ना वो वीपन्स भी थे, मतलब हथियार। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बड़े पुरअमन थे क्योंकि जंग के आसार यहाँ पे नहीं मिलते। तो अब वो यहाँ पे आए क्यों? अब इसमें भी कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वो ज़रखेज़ इलाकों की तलाश में यहाँ आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये यहाँ पे मतलब दरियाओं की सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये जो आर्यन्स थे ये ज़रखेज़ इलाकों की तलाश में यहाँ पे आए थे, मतलब प्लेन्स ढूंढ रहे थे, मैदानी इलाके ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो क्या थे, वो नोमैडिक थे। नोमैडिक कहते हैं, क्या थे वो, नोमैडिक थे। नोमैडिक कहते हैं खाना बदोश, ठीक है। जो खाना बदोश बदोश वाली ज़िंदगी गुजार रहे हों उन्हें नोमैडिक कहते हैं। तो ये प्लेन्स ढूंढ रहे थे, मैदानी इलाके ढूंढ रहे थे। तो अब ये क्योंकि खाना बदोश थे तो इनके पास भेड़ बकरियां भी होंगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अब जब इनके पास भेड़ बकरियां होंगी तो इन्हें पानी की भी ज़रूरत होगी, इसलिए वो लोग इधर आए। और ये कहाँ से आए थे, ये थ्रू खैबर पास आए थे। ये भी आपने याद रखना है कि ये किसके थ्रू आए थे, ये थ्रू खैबर पास के ज़रिए ये आए थे। अब क्या थे वो नोमैडिक थे जब वो यहाँ पे आए। अच्छा, यहाँ से अब ये तो हम लोगों ने ये इसका आपने टाइम पीरियड एक तो याद रख ले, ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था, ठीक है। आर्यन्स का था 1500 से लेकर 700 बीसी। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए, नोमैडिक थे, ठीक है। फर्टाइल लैंड की तलाश में ये यहाँ पे आए थे। ये हो गया कि यहाँ पे क्यों आए थे। ये देखिए, ये यहाँ से, ये सेंट्रल एशियन कंट्री से खैबर पास के ज़रिए ये यहाँ पे आए थे। ये इनका आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा दिखाया गया है आपको आर्यन्स का। अच्छा, इसके अलावा कुछ कहते हैं कि ये फाइटर्स थे, ठीक है, वॉरियर्स थे। इन्होंने यहाँ पे आके जंग लड़ी और उसकी इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा कर दिया। अब इन्होंने क्या किया था, जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ना कास्ट सिस्टम बनाया था यहाँ पे, ठीक है। कास्ट सिस्टम, मूर्ति की वो पूजा पूजा करते थे, ठीक है, क्योंकि माना जाता था कि ये जो आर्यन्स हैं इनका ताल्लुक किससे है, इनका ताल्लुक जो है ना वो हिंदूसिज्म से, ठीक है, हिंदूसिज्म से है। तो जो है इसलिए कहते हैं कि ये क्या करते थे, ये मूर्ति की पूजा करते थे। फिर एक और कंसेप्ट ये भी है कि ऐसा नहीं था, मतलब इनका कोई भी सेक्ट नहीं था, ये किसी रिलीजियस सेक्ट से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बल्कि ये कल्चर था, ठीक है। मतलब
इनका एक कल्चर था जो कि क्या ईरान में भी गया, और ईरानी जो है ना वो खुद को भी आर्यंस कहते थे। अच्छा, इन्होंने कास्ट सिस्टम कैसे बनाया ये देखते हैं। इन्होंने ना इसके लिए कास्ट सिस्टम मतलब कास्ट सिस्टम जो इन्होंने अपना बनाया, तो इन्होंने क्या किया, खुद को ना मूर्ति से डिनोट किया। मतलब एक इंसान को या खुद को इन्होंने क्या किया, मूर्ति से डिनोट किया। मूर्ति से इस तरीके से डिनोट किया, उन्होंने कहा कि जिसका ताल्लुक सर से होगा, ठीक है, हेड से होगा, उन्हें इन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इन्हें नाम दिया ब्राह्मिन्स का। ठीक है, ब्राह्मिन्स का नाम दिया। अब ब्राह्मण वो होंगे, मतलब वो सोचने वाले होंगे। उनका काम क्या होगा, उन्होंने अपने मज़हब की क्या करनी है, तरवीज करनी है, उसे आगे फैलाना है। फिर कहा गया कि जिसका ताल्लुक मूर्ति के सीने से होगा, ठीक है, चेस्ट से होगा, तो वो तगड़े लोग होंगे। उन्हें इन्होंने नाम दिया क्षत्रिय का, ठीक है, मतलब वॉरियर्स का। उन्होंने क्या नाम दिया, वॉरियर्स का। फिर इन्होंने कहा कि जिसका ताल्लुक पेट से होगा, पेट से, ठीक है, बैली से होगा, उन्हें उन्होंने नाम क्या दिया, वेश्या नाम दिया। मतलब कि वो फार्मर्स होंगे, ठीक है, जिनका ताल्लुक क्या होगा, इनका ताल्लुक कमाने से होगा। फिर इन्होंने कहा कि जिसका ताल्लुक फुट से होगा, पाँव से, उन्हें इन्हें नाम दिया शूदर का, ठीक है, शूद्रा या शूदर। वो शूदर होंगे, मतलब उनका काम क्या होगा, सफाई वगैरह का होगा, ठीक है, मतलब वो स्लेव्स होंगे, गुलाम होंगे, ठीक है। तो ये एक कास्ट सिस्टम बनाया था, और उन्होंने खुद को क्या किया था, एक मूर्ति से डिनोट किया कि जिसका ताल्लुक सर से होगा उन्हें ब्राह्मण्स का, और जिनका सीने से ताल्लुक होगा इन्होंने वॉरियर्स का, और जिनका ताल्लुक पेट से होगा उन्होंने विष्णु मतलब विष्णु का वर्ड भी आता है वेश्या, ठीक है, मतलब ये वो क्या होंगे, फार्मर्स होंगे, उनका ताल्लुक क्या होगा कि वो कमाएंगे। और जिनका ताल्लुक फुट से होगा वो शूदर होंगे, मतलब वो स्लेव्स कहलाए। लेकिन अब ना हिस्टोरियंस जो हैं उनके दरमियान अभी भी मतलब उनके दरमियान इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि ये पहली 3 कैटेगरीज थी सिर्फ, ठीक है, 4 नहीं थी, बल्कि क्या थी, ये सिर्फ 3 कैटेगरीज थी, ठीक है। और जो चौथी है ना, चौथी ये शूदर्स वाली, वो कहते हैं कि यहाँ के ना ये लोकल लोग थे, कि मतलब वार हुई, जंग हुई, आर्यंस ने क्या किया, इन्हें अपना गुलाम बना लिया। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब ये जो आर्यंस थे, इनका ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम गुजरा था, ठीक है। और इनका जो ये वही सारा है जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। पीछे ये जो इंट्रोड्यूस इन्होंने क्या की थी, होली बुक इंट्रोड्यूस करवाई थी, ऋग्वेदा, ठीक है। इन्होंने बाकी इंडियन सोसाइटी को क्या किया था, 4 मेजर कास्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि इन्होंने क्या किया था, ये वही है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको ये सारा बता दिया। अच्छा, कि इनका ना बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम गुजरा। इनके टाइम पीरियड को ना 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक वैदिक टाइम पीरियड और एक एपिक एज। वैदिक टाइम पीरियड इसका कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में जो था ना वो नॉलेज का वक्त था, ठीक है, मतलब इस टाइम में कह लें कि नॉलेज फैला, नॉलेज का वक्त था। मतलब इंडियन फिलॉसफी कह लें कि अपने अरूज पे थी इस ज़माने में, इस वक्त। और जो एपिक एज है, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि पोइट्री से, ठीक है, पोइट्री से क्या किया जाता था, शायरी से बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। एपिक किसे कहते हैं, एपिक कहते हैं लॉन्ग पोइट्री को, ठीक है, एपिक कहते हैं लॉन्ग पोइट्री को। और जो मोस्ट फेमस एपिक्स थी इस टाइम की, वो थी रामायण एंड महाभारत, ठीक है। ये जो थी, ये मोस्ट फेमस एपिक्स थी अपने टाइम की, रामायण एंड महाभारत। अच्छा, ये तो थे आर्यंस का, मैंने बता दिया कि वो किस तरीके से आके हिंदू यहाँ मतलब इधर हिंदुस्तान में आए और उन्होंने कैसे अपना टाइम गुजारा।
बाकी अब हम ये देखते हैं कि इसके बाद जो बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म जो बुद्ध मत का जो दौर था, वो बुद्ध मत और जैनिज़्म, ये दो मज़हब थे, ठीक है। तो ये किस तरीके से हिंदुस्तान में फैले थे, ये चीज़ देखते हैं। टर्निंग पॉइंट कह लें आप इसको। तो ये जो है ना सिद्धार्था गौतमा, ठीक है, गौतम बुद्ध, इसने बुनियाद रखी थी बुद्धिज़्म की, ठीक है। और ये जो है महावीर, ठीक है, इसने रखी थी जैनिज़्म की। तो अभी हम दोनों को देख लेते हैं कि जैनिज़्म क्या है और बुद्धिज़्म क्या है, और ये किस तरीके से फैले यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं जैनिज़्म को, देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैनिज़्म पहले आया और बुद्धिज़्म बाद में आया, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि जैनिज़्म पहले आया और बुद्ध मत बाद में आया। तो ये जो जैनिज़्म है ना, आप इसको कह लें कि ये एक मजहबी फ़िलॉसफ़ी है। 599 BC में ना महावीर ने इसकी जो थी ना वो बुनियाद रखी थी, ठीक है। महावीर ने, ये इसका जो ताल्लुक था ना महावीर का, इसका जो ताल्लुक था वो बिहार के इलाके से था, ठीक है। इंडिया का एक इलाका है बिहार, तो वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट था विशाली, उसके राजा के ये बेटे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, अपना घर छोड़ा और 12-14 साल ये जंगलों में रहे, और ताकि इन्हें निर्वाण हासिल हो। और उन्होंने तकरीबन 30 साल तक जो थी ना वो जैनिज़्म की तालीमात दी थी। तो आपने याद रखना है कि जैनिज़्म की जो बुनियाद थी ये किसने रखी थी, ये महावीर ने रखी थी। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा जैनिज़्म को भी देख लेते हैं कि ये जो जैनिज़्म है ना, ये जैनिज़्म, ये वर्ड किससे निकला है, ये जिन से निकला है, ठीक है, जिन से। अच्छा, इसके मुताबिक, इनके जो मुताबिक था जैनिज़्म वालों के मुताबिक, जिन वो है जिसने खुद को सर कर लिया। खुद को सर करने का मतलब ये है कि वो, उसे किसी भी खुशी गम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो अपने हर खुशी गम से क्या हो गया है, बेगाना हो गया है। तो उसी जिन से ना ये जैनिज़्म प्रमोट हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने क्या लेसन स्प्रेड किया था, स्प्रेड द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस। मतलब इनका ये बहुत ज़्यादा कह लें, आप कह लें कि इम्पोर्टेंट बिलीफ था इनका, नॉन वायलेंस का बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट बिलीफ था। मतलब ये कहते थे कि किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, चाहे वो एक कीड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है। अब यही चीज़ जो है ना, हमें नॉन वायलेंस वाला बिलीफ, ये हमें गांधी की पर्सनैलिटी में देखा था कि किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, चाहे वो एक कीड़ा ही क्यों ना हो। ये इसे ना बहुत ज़्यादा मानते थे, नॉन वायलेंस वाले बिलीफ को बहुत ज़्यादा मानते थे। इवन कि वो यहाँ तक भी मानते थे कि जो अपने मुंह पर कपड़ा बांध के रखते थे, ठीक है, मतलब अपने मुंह पर वो कपड़ा बांध देते थे ताकि उनके सांस की वजह से भी जो है ना वो यूनिवर्स डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, कोई उनके सांस की वजह से भी डिस्टर्ब ना हो। और वो क्या करते थे, अपने हाथ में ना झाड़ू पकड़ के रखते थे कि जब वो चलें तो साथ साथ वो अपना रास्ता साफ करें ताकि जो चूंटियाँ वगैरह हैं वो उनके पाँव के नीचे ना आए, या कोई और मखलूक जो उनके पाँव के नीचे आके ना मरे। और ऐसी चीज़ें मतलब जो जड़ों समेत निकलती हैं ज़मीन से, जैसे ये गाजर हो गया, शलजम वगैरह हो गया, तो वो ऐसी चीज़ें भी नहीं खाते थे। वो कहते थे कि हो सकता है कि उसके साथ कोई हिडन कीड़े वगैरह हों, तो जब हम उन्हें उखाड़ें तो उससे जो है वो उन्हें तकलीफ़ ना हो कोई, तो वो ऐसी चीज़ें भी नहीं खाते थे। इसलिए फिर ना तो वो कोई गोश्त खाते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एनिमल्स को मतलब नुकसान पहुंचाना है, तो वो गोश्त भी नहीं खाते थे। और इसके अलावा जो मतलब जानवरों के जो चमड़े से चीज़ें बनती हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए कहते हैं कि ये जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच कम्युनिटी है ना, वो जैनिज़्म के मानने वालों की है, क्योंकि ये लोग बिजनेस करते हैं,
बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेस है ना वो इन्हीं के कंट्रोल में है। अगर आप इंडिया की बात करें ना तो इंडिया के अंदर 70% डायमंड जो है ना वो कहने कि इन्हीं के कंट्रोल में है। तो ये नॉन वायलेंस का ये था कि मतलब किसी चीज़ को भी ये तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, ये इनका बिलीव था और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था। अच्छा, इनका ना एक और बिलीव था, पहले हम यहाँ से इनका, अच्छा इनका ना एक और बिलीव था, हम वो भी ज़रा देख लेते हैं। इनका एक और बिलीव था इनका, और वो क्या था, कर्मा का बिलीव, कर्मा, ठीक है, कर्मा। अब कर्मा का बिलीव क्या था, ये मानते थे कि दुनिया जो है ना वो एक साइकिल है, कि जो दुनिया है ना इसने कभी ख़त्म नहीं होना, और इंसान ने जो है, इंसान ने भी कभी ख़त्म नहीं होना। ये इनका कह लें कि इनका नज़रिया था। इनके नज़दीक वो कहते थे कि जो सबकी रूहें हैं ना वो क्या है, इक्वल हैं, उन्होंने कभी भी नहीं मरना। अगर तो कोई मरता है इंसान तो वो क्या करता है, वो किसी ना किसी और रूप में जन्म ले लेता है, ये इनका बिलीव था। इसके अकॉर्डिंग मतलब वो क्या कहते थे कि रीबर्थ, रीबर्थ चलती है, मरता है तो इंसान जो है फिर वो किसी और रूप में जन्म ले लेता है। और मतलब उनके नज़दीक ये भी था कि जो हम लाइफ गुजार रहे हैं ना वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। मतलब अगर हम अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने पिछली लाइफ गुजारी थी उसमें हमने ज़ाहिर है कोई ना कोई अच्छे काम किए होंगे, इसलिए हमें अब भी अच्छी लाइफ मिली है। और जो लोग बुरी लाइफ गुजार रहे थे वो कहते हो सकता है कि हमने अपनी पिछली ज़िंदगी में कोई बुरे काम किए हों तो उसकी वजह से अब हमें क्या मिली है, बुरी ज़िंदगी मिली है, ठीक है। मतलब इनका ये बिलीव था, मतलब कर्म कह लें। तो वो कहते थे अब हम जैसे काम कर रहे हैं, अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें आगे अच्छे ही सिला मिलेगा, अगर हम बुरे काम कर रहे हैं तो हमारी अगली जो हमारा हमारा दूसरा जन्म होगा उसमें हमें बुरी ज़िंदगी मिलेगी इन बुरे कर्म के नतीजे की वजह से, ठीक है। तो ये उनका कर्मा का बिलीव था। मानते थे कि जिसने अपने खुद पर कंट्रोल कर लिया ना, खुद पर काबू पा लिया, तो समझ लो उसने निर्वाण हासिल कर लिया, मतलब वो कभी भी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये जो थे ये इनके बिलीव्स थे जैनिज्म वालों के। और ये मतलब दुनिया के बारे में भी यही था ना, मैंने अभी आपको जैसा पढ़ा दिया कि दुनिया इटर्नल है। वो कहते थे ये स्टार्ट से है, हमेशा रहेगी, ठीक है। वो कहते थे ना तो ये कभी शुरू हुई है और ना ये कभी ख़त्म होगी। और मल्टीपल यूनिवर्स हैं, मतलब कितने ही यूनिवर्स हैं, हम रहते हैं जिसमें हम रह रहे हैं ये सेंट्रल यूनिवर्स है, हम मरेंगे तो हम फिर किसी और रूप में ज़िंदा हो जाएंगे। मतलब उन ये सारे उनके ना बिलीव थे। इसके अलावा इनके 3 प्रिंसिपल्स थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन। मतलब वो कहते थे कि सही यकीन रखो, ठीक है, सही ईमान रखो अपना, राइट नॉलेज, सही इल्म हासिल करो, और स्पोर्ट्स राइट एक्शंस, मतलब वो सही कामों को सपोर्ट करते थे। ये इनके 3 असूल थे। इसके अलावा इनके ज़िंदगी गुजारने के जो थे वो 5 असूल थे, 5 प्रिंसिपल्स थे लिविंग के। पहला मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, वो था नॉन वायलेंस, मतलब किसी को भी जो है वो कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचानी। सेकंड जो इनका प्रिंसिपल था वो था सतिया। सतिया का मतलब है कि स्पीकिंग ट्रूथ, कि हमेशा क्या करना है, सच बोलना है, स्पीक ट्रूथ, कि हमेशा क्या करना है, सच बोलना है। असत्या, असत्या का मतलब है कि चोरी नहीं करनी, ठीक है, चोरी चोरी नहीं करनी, ये इनका बिलीव था। फिर अगला जो एक इनका प्रिंसिपल था वो था ब्रह्मचार्य, मतलब कि घर बार छोड़कर सिर्फ मज़हब को फॉलो करें। मतलब कोई अपने बीवी बच्चों माँ बाप किसी की परवाह किए बगैर, मतलब कह लें कि सिंगल लाइफ गुजारें और क्या करें, सिर्फ मज़हब को ही प्रमोट करें, मतलब मज़हब के साथ जुड़ जाएं बस। और अपा गढ़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब था
अवॉइड मटेरियल थिंग्स, ठीक है, कि मटेरियल थिंग्स से क्या कर रहे हैं, दूर रहे, अवॉइड मटेरियल थिंग्स, ठीक है। तो ये इनके 5 प्रिंसिपल्स थे, 5 असूल थे इनके ज़िंदगी गुजारने के, ठीक है। नॉन वायलेंस, सत्या के हमेशा सच बोलना है, असत्या चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचार्य मतलब घर बार छोड़कर मज़हब को फॉलो करें, और अपागरहा मतलब मटेरियल थिंग्स से खुद को दूर करना है। ये देखेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध के रखते थे ताकि जो सांस से भी किसी को जो है वो कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। ये देखें, ये इधर ये वाला इलाका है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, ये तो था जैनिज़्म, कि जैनिज़्म जो है वो कैसे हिंदुस्तान में मतलब ये आया। और अब सेकंड जो है वो बुद्धिज़्म, कि बुद्धिज़्म कैसे फैला हिंदुस्तान के अंदर। तो ये फैला था गौतम बुद्ध से, मतलब गौतम बुद्ध था, ठीक है। ये नेपाल का रहने वाले थे, नेपाल के प्रिंस थे। तो गौतम की जो माँ थी, गौतम की माँ का नाम था माया, माया, ठीक है। गौतम की माँ का नाम था माया। तो उसने ना एक ख्वाब आया इसकी पैदाइश से पहले, ये उसको ये ख्वाब आया कि एक ना सफ़ेद हाथी है और वो क्या कर रहा है, इसे ना कवल का फूल दे रहा है, कवल का, ठीक है। तो जब उन्होंने मतलब प्रिडिक्ट करवाया, जो तब के वहाँ पे प्रिडिक्ट करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आपका जो बच्चा है ना वो बहुत बड़ा हुक्मरान बनेगा, ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ा भगवान के रास्ते पर चलने वाला होगा। अब उनका ताल्लुक खुद किंगशिप से था, ठीक है, वो वहाँ के राजा थे, मतलब किंगशिप थी, रानी थी कह लें तो। और अब उन्होंने ये कहा कि ये टीचिंग की तरफ ना जाए, मतलब ये मज़हब की तरफ ना जाए। तो उसने कोशिश की कि इसे ना घर पे ही रखा जाए, मतलब बाहर ना निकलने दिया जाए। तो जब वो 1 2 3 दफ़ा जब बाहर गए तो उन्होंने दुनिया को ना अपनी नज़र से देखा और बुद्ध मत का रास्ता इख्तियार किया। उसमें क्या हुआ कि इनकी जो थी वो 16 साल में शादी हो गई थी। फिर ये बाहर निकले, ठीक है। जब एक बार बाहर निकले तो देखा कि एक बूढ़ा इंसान देखा। तो कहते कि ये बूढ़ा क्यों है। बताया गया कि ये ना ज़िंदगी का साइकिल है, मतलब कि इंसान ने बूढ़ा भी होना है। फिर जब वो दोबारा निकले तो देखा एक मरे हुए शख्स को देखा। तो फिर पूछा गया ये ऐसा क्यों है। तो फिर उन्हें बताया गया कि ज़िंदगी में जिसने आना है उसने यहाँ से जाना भी है। तो मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें बताई गई कि ये सारे जो है ये क्या है, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो फिर इन्हें समझ आ गई कि अच्छा ये सब जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर वो यहाँ से निकले, ठीक है, जगह जगह घूमे। और कहाँ पे घूमे, जंगल में, इंडिया का एक जंगल था, ठीक है, अंडर अ ट्री ऑफ फिग, मतलब पीपल के दरख्त के नीचे वो उन्होंने चिल्ला काटा, कहते 49 डेज का, इन लाइट होने के लिए, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि गौतम बुद्ध की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी, वो 563 BC के अंदर हुई थी, ठीक है। इनका भी मैसेज क्या था, इनका भी मैसेज था नॉन वायलेंस का, ठीक है। 5 उसके बाद अब जितने भी ये है ना कह लें कि ये जो बुद्धिज़्म था और जैनिज़्म थे, ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, ये जो हिंदुओं की डिस्क्रिमिनेशंस थी कि कास्ट, इन्होंने एक तो पहले कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया, ठीक है, बिल्कुल तौर पे ख़त्म कर दिया। और वुमेंस को राइट, सॉरी वुमेन्स को राइट दिए, ठीक है। अब इनके भी ना कह लें कि इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स थे टीचिंग के। एक तो था रीबर्थ का था एक, ठीक है, और एक इनका कह लें कि कर्मा का बिलीव था, अच्छे और बुरे काम। और एक इनका था मुक्ति, मतलब कि अच्छे काम करोगे तो जब मरोगे तो आपकी रूह किसी अच्छे इंसान में आएगी अगली दफ़ा, मतलब रीबर्थ का कॉन्सेप्ट था इनका।
और एक इनका योगा का कॉन्सेप्ट था कि सुकून हासिल करना माइंड और बॉडी का। तो जैसे ही इनकी टीचिंग्स फैली ना, तो हिंदुस्तान में लोग आने लगे जो इनके मानने वाले थे। फिर इससे बुद्ध मत जो है वो ना वो फैलने लगा। अब बुद्ध मत वाले क्या मानते हैं, बुद्ध मत वाले जो है ना वो ये मानते हैं कि खुदा नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये मजहब नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। गौतम बुद्ध की टीचिंग्स की ये क्या है, ये पूजा करते हैं। तो अब इसके अंदर भी ना जो है बुद्धिज्म के अंदर भी जो है ना वो काफी फिरके बन चुके हैं। फिर ये बुद्ध मत वाले क्या हुए, पूरे हिंदुस्तान में फैले, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, ठीक है। कहाँ कहाँ ये फैला, ये फैला फिर श्रीलंका, नेपाल, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, के अंदर फैला। क्योंकि बुद्ध मत वाले जो थे ना वो खुद को लड़ाई झगड़े से दूर रखते थे, तो उन्होंने भी ट्रेड का तरीका अपनाया और ट्रेड के जरिए जो है ना ये बुद्धिज्म जो है वो फैलता गया। अब दुनिया में आप कह लें कि ये जो बुद्धिज्म है ये फोर्थ लार्जेस्ट मजहब है, चौथा बड़ा है, फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। चौथा बड़ा मजहब जो है ना दुनिया के अंदर वो कौन सा है, वो बुद्धिज्म है। इस तरीके से जो है वो बुद्धिज्म फिर हिंदुस्तान में फैला था। इनकी वर्शिप प्लेसेस को क्या कहा जाता है, स्तूपा और पैगोडा। जो स्तूपा है ये मोस्टली इस्टेब्लिश्ड हुई साउथ एशिया में, मतलब इंडिया पाकिस्तान में। ये जो पैगोडा है ये मोस्टली इस्टेब्लिश्ड हुई बर्मा, चाइना में। उसके बाद ये देखें, ये आपको इसकी एग्जांपल दिखाई गई है, इस तरीके से ये इनकी वर्शिप प्लेसेस हैं। ठीक है, ये सारी इनकी वर्शिप प्लेसेस हैं। बुद्धिज्म जो है ना मोस्टली पाकिस्तान में कहाँ पे पाया, मतलब कह लें कि ये मोस्टली फाउंड इन सवात। ये देखें यहाँ पे, ये आपको स्टैचू भी नजर आ रहा होगा इनका। ये भी एक जो है एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नीमोग्राम इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन, ये केपीके के अंदर है, ठीक है। ये कहाँ पे, सैदू शरीफ में 22 किलोमीटर है बीरकोट से, सवात रिवर क्या आप कह लें कि राइट बैंक के ऊपर। तो ये साइट जो थी ना वो डिस्कवर्ड हुई थी 1966 में, और इसको फिर रीडिस्कवर किया गया था, मतलब कह लें कि इसकी खुदाई की गई थी 1967 से लेकर 68 तक। तो ये इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। उसके बाद एक है तख्ते बाई। तख्ते बाई इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये कहाँ पे है, ये मर्दान में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मर्दान है केपीके का। ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है एंशियंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की, ठीक है, वर्शिप प्लेस थी इनकी बुद्धिज्म की। तो ये भी कहाँ पे है, ये मर्दान में है केपीके के अंदर। ये भी आपने याद रखना है, इसके बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये साथ साथ आपको इनकी पिक्चर्स दिखाई नहीं है। ये लार्जेस्ट स्तूपा जो है सब कॉन्टिनेंट का वो कहाँ पे है, सवात के अंदर है। अच्छा, एक इन्हीं की बुक है सिद्धार्था, ठीक है। ये जो सिद्धार्था थी ना ये लिखी थी हरमन हेसी ने। ये भी आपसे पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धार्था जो है ये किसने लिखी थी, ये हरमन हेसी ने लिखी थी। तो ये भी आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, आप जितने भी थे इससे इम्पॉर्टेंट, ये आपका जो है ये बुद्धिज़्म भी हो गया, जैनिज़्म कैसे हिंदुस्तान के अंदर फैला ये भी हो गया, आर्यंस भी हो गया, ठीक है। ये आज का हमने इतना ही पढ़ना है, इतना ही टॉपिक आप लोग कवर करेंगे। क्योंकि रमज़ान भी है तो टाइमिंग भी शॉर्ट होती है, तो इसमें अब आपने कवर भी करना होता है, आपके पास भी टाइम कम होता है।
तो आप लोग इसको कवर कर लें, ये वाले लेक्चर को। इसकी मैं फिर आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी। बाकी इंशाल्लाह कल हम लोग जो है ना वो गंधारा सिविलाइजेशन, ठीक है, और उसके साथ